नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी F-16 ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया और कैसे F-22 पेट के बल घिसटते हुए क्रैश हुआ? क्यों हर बार की तरह इस बार भी रशियन Su-57 के एडवांस्ड वेरिएंट को भी इंडिया भाव नहीं दे रहा है? साथ ही कैसे चाइना ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी पॉलिसीज मानने पर मजबूर कर दिया है और यहां तक कि अमेरिका जैसा देश भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं F-16 से। F-16 की बात करें तो अमेरिकी एयरफोर्स के एक F-16 ने रिकॉर्ड समय में 10,000 फ्लाइट ओवर्स को पूरा कर लिया है। यह F-16 ब्लॉक 50 लगभग 26 वर्षों से अनेकों एयर एक्सरसाइज और मिशंस का हिस्सा रहा है। जहां ज्यादातर फाइटर जेट्स मात्र 6,000 से 7,000 फ्लाइट ओवर्स की ही लाइफ रखते हैं, तो ऐसे में F-16 की यह सफलता बेहद खास गिनी जा सकती है। अभी भी यह 26 वर्ष पुराना F-16 बेहतरीन कंडीशन में है और जल्दी ही इसमें कुछ नए स्ट्रक्चरल अपग्रेड भी किए जाएंगे, जिससे यह F-16 अगले 40 वर्षों तक उड़ता रह सकेगा। नए जनरेशन वाला F-16 का ब्लॉक 70 इस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएगा। इसका कारण यह नहीं है कि यह ज्यादा एडवांस ब्लॉक 70 ज्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि कारण यह है कि अब अमेरिका F-16 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना ही बंद कर चुका है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट के लिए यह उपलब्ध है। भारत को भी कुछ 5th जनरेशन के एवियोनिक्स, ASA रडार व बेहतर कॉकपिट के साथ F-16 को F-21 का नाम देकर MMRC डील में ऑफर किया गया है। हालांकि F-16 को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सकता था अगर इसमें ज्यादा रेंज वाली BVR मिसाइल्स इंटीग्रेट की जाती और इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इसकी बाहरी परत पर रडार वेव अब्सॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग की जाती। ये दोनों टेक्नोलॉजीज अमेरिका के पास काफी समय से मौजूद भी हैं, लेकिन F-35 को ज्यादा प्रमोट करने व F-16 के कस्टमर्स को F-35 खरीदने के लिए इंस्पायर करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज को F-16 में नहीं लगाया गया। फिर भी मौजूदा समय में F-16 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स में काफी अच्छा गिना जाता है और अक्सर इसका कंपैरिजन मीडियम वेट कैटेगरी में MiG-29 व चाइनीज J-10 से किया जाता है। F-16 से जुड़ी खबरों में ही एक लापरवाही की वजह से क्रैश हुए F-16 की बात भी हो रही है। हाल ही में सामने रखी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 मई 2019 को क्रैश हुए F-16 में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। इसी कारण पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर पाया और F-16 क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 छोटे छोटे पार्ट्स को ठीक से इंस्टॉल नहीं किया गया था, जिस कारण उड़ते हुए F-16 ने हाइड्रोलिक प्रेशर को लूज कर दिया था। हाइड्रोलिक प्रेशर से ही फाइटर जेट की विंग्स, टेल्स आदि को कंट्रोल करके फाइटर जेट को ऊपर नीचे, लेफ्ट या राइट मोड़ा जाता है। वैसे लापरवाही व ओवर कॉन्फिडेंस ने तो अमेरिका के ही सबसे महंगे और सबसे ताकतवर F-22 रैप्टर को भी जमीन पर लापटका। हुआ यूं कि कुछ समय पहले नेवादा एयरबेस से एक पायलट F-22 को टेक ऑफ करवा रहा था। F-22 ने ज्यादा स्पीड भी नहीं पकड़ी थी, लेकिन पायलट ने इसके लैंडिंग गियर्स को ऊपर उठा दिया, जिससे F-22 हवा में उड़ने की जगह एयर स्ट्रिप पर ही अपनी बैली के सहारे घिसटता हुआ जाकर रुक गया। गनीमत यह रही कि इस फ्रिक्शन से आग नहीं लगी। इसका कारण और कॉन्फिडेंस में की गई लापरवाही को बताया गया है। F-22 में लगे दोनों F-119 इंजनों की टोटल थ्रस्ट 312 किलो न्यूटन है, जो मौजूदा किसी भी फाइटर जेट से काफी ज्यादा है। राफेल के दोनों इंजन मात्र 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही जनरेट कर पाते हैं। इन्हीं ताकतवर इंजनों पर ओवर कॉन्फिडेंस करके पायलट ने निर्धारित स्पीड से कम स्पीड पर ही लैंडिंग गियर को ऊपर कर दिया, ताकि कुछ दूर तक जमीन से मात्र 1 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर अपनी काबिलियत दिखा सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा और कम स्पीड के कारण तुरंत F-22 जमीन पर घिसटने लग गया और इसी वजह से $250 मिलियन से भी महंगा F-22 डैमेज हो गया।
दोस्तों अब बात करते हैं रशिया के उस ऑफर की जो उन्होंने पिछले दिनों भारत के सामने रखा है और जिसमें Su-57 के ऊपर बेस्ड एक ज्यादा एडवांस्ड 5.5 या 6th जनरेशन के फाइटर जेट को साथ मिलकर डेवलप करने की बात कही गई है। हालांकि यह ऑफर कोई नया नहीं है और 2018 में जब भारत Su-57 या कहें इंडिया स्पेसिफिक FGFA प्रोग्राम से अलग हुआ था, तभी से इस तरह के ऑफर्स किसी न किसी रूप में भारत को दिए जाते रहे हैं। रशिया की इकोनॉमी के दो मेन कंट्रीब्यूटर हथियार व कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम दोनों ही बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। जहां पेट्रोलियम की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो इसी के कारण पेट्रोलियम की कीमत प्रति बैरल $20 से भी नीचे चल रही है। बात रशियन हथियारों की करें तो उनकी डिमांड भी कम होती जा रही है। ज्यादातर देश खुद के फाइटर जेट, सबमरीन्स व एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं और इन्हीं वजहों से पैसे की कमी के कारण रशिया Su-57 को उतना बेहतर फाइटर जेट नहीं बना पाया जितना वो बना सकते थे। भारत रशिया के साथ नए ऑफर पर कैसे काम करेगा जब रशिया एक अच्छा 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट ही नहीं बना सका, तो 6th जनरेशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज को कैसे कम समय में डेवलप कर पाएगा। Su-57 से हटने के पीछे कुछ खास कारण भारत ने गिनवाए थे। पहला तो Su-57 स्टेल्थी नहीं था, इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर है, जबकि F-22 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.0001 मीटर स्क्वायर है। यानी F-22 Su-57 से 1000 गुना ज्यादा 1000 टाइम्स ज्यादा स्टेल्थी है। दूसरा कारण था कीमत। भारत को $6 बिलियन तो सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट के रूप में ही देने थे और इसके बाद लगभग 144 फाइटर जेट्स भी खरीदने थे जो प्रति यूनिट $120 मिलियन से भी अधिक कीमत के होते। खुद रशिया को भी लगभग इतने ही फाइटर जेट्स खरीदने थे जिससे Su-57 की कीमत कम होती, लेकिन रशिया अपने हिस्से के फाइटर जेट्स की संख्या लगातार कम करता गया और एक बार तो सिर्फ 12 Su-57 लेने तक भी बात पहुंच गई। हालांकि अब रशिया 76 Su-57 ले रहा है। तीसरा कारण रहा क्वालिटी। इंडियन एयरफोर्स को Su-57 का एयरफ्रेम ज्यादा रिलायबल और मजबूत नहीं लगा। पैनल गैप्स व साथ ही मैन्युफैक्चर करने में इनकंसिस्टेंसी को भी इंडियन एयरफोर्स ने सही नहीं माना। चौथा कारण था सुपर क्रूज करने लायक एक रिलायबल और पावरफुल इंजन का ना होना। Su-57 में Su-35 वाला ही AL-41 इंजन लगाया गया था। हालांकि बाद में ज्यादा पावरफुल आइडियली 30 इंजन भी बना लिया गया, लेकिन यह इंजन अभी तक भी पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं है। पांचवा कारण रहा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए रशिया का तैयार ना होना। भारत चाहता था कि जब बराबर कॉस्ट शेयर कर रहा है तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी भागीदार बने, लेकिन रशिया इसके लिए तैयार नहीं था। साथ ही एक बड़ा कारण यह भी था कि रशिया अक्सर वही फाइटर जेट भारत के कंपटीटर्स को भी बेच देता है। Su-57 को भी रशिया टर्की, चाइना व कई अन्य देशों को ऑफर कर चुका है। ऐसे में रशियन फाइटर जेट्स के दम पर भारत लंबे समय तक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं रह पाता। Su-57 एक ट्रू 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट ना होकर एक 4.5 जनरेशन का ही महंगा फाइटर जेट था, जिस कारण भारत इस प्रोग्राम से अलग होकर अब खुद के M का 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसकी पहली उड़ान 2025 तक हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं उस ब्रिलियंट प्लान की जो चाइना के द्वारा खेला जा रहा है और जिसके तहत दुनिया भर के देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में चाइना इतने शेयर्स खरीद रहा है ताकि कंट्रोलिंग व मैनेजमेंट राइट्स चाइना को मिल सकें। संक्रमण की वजह से कारोबार रुक जाने के कारण अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू 70% तक गिर चुकी है। ऐसे में सस्ते में इन शेयर्स को खरीदकर इनका मालिकाना हक चाइना को मिल जाएगा। इससे चाइना हर बड़े देश में वहां की सरकारों पर उन कंपनियों के माध्यम से दबाव डलवाकर अपने लिए फायदेमंद पॉलिसीज बनवा सकता है। इससे भले ही ये देश इस संक्रमण के कारण चाइना से कितने भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन चाहते हुए भी चाइना के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। चाइना की कंपनियों के पास इस समय काफी पैसा है और सरकार से भी इस काम के लिए खूब फंडिंग मिल रही है।
इसी को देखते हुए भारत, स्पेन, कनाडा जैसे काफी सारे देशों ने FDI यानी चाइना की तरफ से किए जा रहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कई शर्तें लगा दी गई हैं, जिससे चाइना परेशान हो गया है। ऐसे ही कदमों से चिढ़कर चाइनीज मीडिया ने तो भारत को मेडिकल सप्लाईज तक रोकने की चेतावनी दे डाली थी। हालांकि इसका कोई असर भारत पर नहीं पड़ा। चाइना पर अक्सर इसी तरीके से दुनिया के कई देशों में स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स को लंबे समय तक अपने कंट्रोल में लेने के आरोप लगते रहे हैं। अफ्रीका के कई देश जो बेहद गरीब हैं, उन्हें महंगे कर्ज देकर वहां के बाजारों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पहले चाइना तैयार करवाता है और बाद में उम्मीद के मुताबिक जब ये गरीब देश महंगे लोन्स को नहीं चुका पाते हैं तो चाइना इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स व बाजारों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। केनिया के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट को भी इसी तरह से हासिल किया। श्रीलंका का हेम्बेटोटा पोर्ट भी इसी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया। तंजानिया देश के प्रेसिडेंट ने तो पिछली सरकार के द्वारा चाइना के साथ किए गए ऐसे ही लोन एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और साथ में यह भी कहा कि कोई सरकार सिर्फ नशे की हालत में ही ऐसी खतरनाक शर्तों वाले चाइनीज लोन को स्वीकार कर सकती है। चाइना ने अमेरिका को भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के दम पर पूरी तरह से गिरफ्त में कर रखा है। लगभग सभी बड़ी अमेरिकी कंपनियां सस्ती जमीन व सस्ते लेबर के लालच में अमेरिका में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करके चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुकी हैं। कभी खुद रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका अब इन्हीं खास मिनरल्स के लिए पूरी तरह से चाइना पर निर्भर है। इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल से ही स्मार्टफोन के काफी सारे पार्ट्स बनते हैं, मेमोरी चिप्स, DVD बनती है, फ्लोरेसेंट लाइट्स, सेमीकंडक्टर्स आदि बनते हैं जो लगभग हर कॉम्प्लेक्स मशीन और कंप्यूटर में लगते हैं। इन्हीं मिनरल्स का इस्तेमाल अंतरिक्ष संबंधी मशीन्स व मिसाइल में भी होता है। सोफिस्टिकेटेड रडार में भी यही मिनरल्स चाहिए। सस्ते के चक्कर में अमेरिका ने अपने देश में मौजूद इन मिनरल्स व मेटल्स की माइनिंग को बंद कर दिया और पूरी तरह से चाइना पर निर्भर हो गया। अब इन्हीं के दम पर चाइना अमेरिका की कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को, जिनमें डिफेंस संबंधी कंपनियां भी हैं, उन्हें कभी भी बंद करवा सकता है। 2010 में भी चाइना ऐसा करके जापान की IT इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान पहुंचा चुका है। इन मिनरल्स की माइनिंग को जल्दी से अमेरिका में शुरू करना भी आसान नहीं रहेगा और इसमें कई वर्षों का समय लग सकता है। अब अमेरिका अपनी गलती को याद करके परेशान हो रहा है कि उन्होंने ही चाइना को इस लेवल तक पहुंचाया जिससे अब चाइना हर लेवल पर अमेरिका को ही रिप्लेस करने लग गया है। दोस्तों, आपकी राय में क्या दुनिया सस्ते प्रोडक्ट्स के माध्यम से शुरू हुए और बाद में रेयर अर्थ मिनरल्स और लोन्स तक पहुंचे इस चाइनीज ट्रैप से बाहर आ सकेगी, या अब चाइना ही दुनिया को अपनी पॉलिसीज मानने पर मजबूर कर देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।